हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी, पहले हम उसके बारे में देखेंगे, फिर इस वीडियो के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आगे का क्या है। आसीरिया जो है उसमें और क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या कलात्मक चीज़ें प्राप्त हुई थी, उनके अवशेष क्या प्राप्त हुए थे। तो उसके पहले मैं जो है थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी वो देखते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया की मैंने बताया था, मेसोपोटामिया की जो कला है वो 4 जगह पे विकसित हुई थी। तो वो कौन कौन सी थी? सुमेर, अक्काद, बेबीलोनियमारी और लास्ट आसीरिया। आसीरिया के बाद अभी आप लोग जो है 9 बेबीलोनिया भी पढ़ेंगे, उसके बारे में लास्ट में बताया गया है। फिर देन जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मिस्र की कला। तो भी आसीरिया बाकी रह गया था, तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, अभी फिर आगे का देखेंगे। तो जो लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो आसीरिया है वो मेसोपोटामिया के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन बेबीलोनिया से संबंध होने के कारण और दजला नदी के किनारे होने के कारण, जो दजला नदी की घाटी है उसमें बसा होने के कारण, इसलिए इसको मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि आसीरिया में क्या चीज़ें थी। तो आसीरिया में मैंने आप लोग को बताया था कि इनके शासन में भी ये जो है छोटे छोटे नगर राज्यों में स्थापना हुई थी, तो जिनमें जो अशुर नगर था वो प्रमुख था। तो इनमें जो है कादी शासक सारगोन प्रथम और हम्मुराबी ने अपना शासन काल में असुर पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जो असुर नगर था वो अक्कादी शासक जो सारगोन था उसने, और हम्मुराबी दोनों ने शासन काल स्थापित कर लिया था। तो इसलिए भी आसीरियन सभ्यता के अधिकांश तत्व, धर्म, साहित्य, लिपि, स्थापत्य, वास्तुकला आदि जो है वो बेबीलोन से प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी? क्योंकि मैंने बताया था कि जो हम्मुराबी था उसने बेबीलोन को केंद्र बनाया था, तो इसीलिए जो आसीरिया की सभ्यता थी वो भी बेबीलोन से क्या थी? प्रभावित थी। तो असुर नगर जो था उसी के नाम पर ही आसीरिया का नाम पड़ा था। तो जब हम्मुराबी के वंश का पतन हो गया था, हम्मुराबी के वंश का पतन बताया था आप लोगों की हित्ती जातियों ने की थी, तो उसके बाद जो है आसीरिया क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया, और उसने क्या किया? स्वतंत्र होने के प्रयास उसी टाइम से प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद इनकी जो कलाएं हैं, वो कलाओं का विकास है वो सभी में देखने को मिलता है। कौन कौन सी कलाओं में? स्थापत्य कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में और औद्योगिकी कला में, इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से कलाओं का विकास हुआ था। तो यहाँ जो राजा थे वो अपनी यश और कीर्ति की जो गाथाएं थी वो अपने महल की भित्तियों पर बनवाते थे। जूम मीटिंग में मैंने आप लोग को ये डिटेल में सब बता दिया था। फिर इनके जो फर्नीचर पे कलात्मक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो ये भी बताया था कि जैसे राजसी पलंग, कुर्सियाँ, सिंहासन, मेज, उन पर नक्काशी की हुई है। जवाहरात और जड़ाई के काम भी हुए हैं इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो अभी देखते हैं हम कि इसमें क्या है। आभूषणों की कलात्मक भी दर्शनीय थी। वसुधा आसीरिया में जल पात्रों से लेकर तलवार की मूठ तक कला संयुक्त होती थी। अब देखिए, जो फर्नीचर के अलावा और भित्तियों के अलावा जो काम हुआ है, कला प्राप्त हुई है, वो कहाँ हुई है? आभूषणों में बनी हुई है। उसमें भी जो है कलात्मकता देखने को मिलती है, कला के दर्शन होते हैं। आसीरिया में जल पात्रों से लेके तलवार की मूठ तक कला का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। तो उनके जो जलपात्र होते थे, जलपात्र से लेके तलवार की मूठ तक में कला का जो विकास है वो देखने को मिलता है। रथ के पहिए, जुलूस, गृह निवासियों की भित्तियाँ, स्वागत द्वार आज से कला की अभिव्यक्ति होती है। अब जो रथ के पहिया बनते थे यहाँ पे, उन पर भी दृश्य ये लोग बनाते थे, तो जिसमें जुलूस और गृह निवासियों की जो भित्तियाँ होती थी, उनके स्वागत द्वार पर भी कला की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, जो आप लोग को मैंने द्वार मंडल बताया था। तो इनके जो स्वागत द्वार हैं उन पर भी कलाओं की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आसीरियन साम्राज्य को पुनः प्रतिष्ठित करने वाला व्यक्ति असुरनसिरपाल द्वितीय था। असीरियन जाति का नाम जिन अत्याचारों के साथ संयुक्त है वह सब असुरनसिरपाल के समय से प्रारंभ होता है। देखिए, जो आसीरियन का जो साम्राज्य था उसको पुनः प्रतिष्ठित किया था जिसने, उस व्यक्ति का क्या नाम था? असुरनसिरपाल द्वितीय। तो इसने जो है आसीरियन साम्राज्य को फिर से उसने प्रतिष्ठित किया। तो आसीरियन जाति का नाम जिन अत्याचारों के साथ जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है, वह सब कब से प्रारंभ होता है? असुरनसिरपाल के समय से प्रारंभ होता है। अब आगे देखते हैं। संभवतः यह विश्व की सर्वाधिक और जाति का प्रथम शासक था। तो ये जो है विश्व की सर्वाधिक जाति का सबसे प्रथम शासक माना जाता है। कौन? असुरनसिरपाल।
जहाँ भी यह निकल जाता था वहाँ केवल बर्बादी, सामूहिक हत्याकांड, अग्निकांड के चिन्ह शेष बचते थे। तो जो असुर नसीरपाल था वो सबसे क्रूर शासक माना जाता है, मतलब सबसे निर्दयी शासक माना जाता है। तो ये बताते हैं कि जहाँ से वो निकल जाता था बस वहाँ पे बर्बादी ही देखने को मिलती थी, चाहे वो सामूहिक का हत्या हो या फिर अग्निकांड हो। अग्निकांड के जो चिन्ह हैं वो सिर्फ शेष बचते थे, मतलब सारी चीज़ों को ये जला देता था और सामूहिक हत्या करता था, ये नहीं एक दो लोगों को मार दे, वो पूरे के पूरे समूह को ही हत्या कर देता था। तो ये इन सब चीज़ों के बाद सिर्फ क्या बचते थे, उनके कुछ चिन्ह शेष बचते थे, इतना क्रूर शासक था वो। तो ये सिर्फ जहाँ से निकलता था अगर ये जो है अपनी क्रूरता दिखाता था तो बस बर्बादी ही देखने को मिलती थी। किंतु स्वयं आसीरियनों के लिए यह अर्ध बर्बर शासक महान निर्माता का कला प्रेमी सिद्ध हुआ। किंतु इन सब चीज़ों के बाद भी ये जो आसीरियन का शासक था वो जो है कला का प्रेमी था, कला का प्रेमी सिद्ध हुआ। इतनी क्रूरता के बाद ये जो है कलाओं को प्रेम करता था। इस राजप्रसाद की दीवारों पर युद्ध, शिकार व धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य को रिलीफ चित्रों में अंकित करवाया। इस राजप्रसाद की श्रेष्ठ कृति शेरों का शिकार है। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, ये जो इसके महल होते थे, किसके, ये जो असुर नसीरपाल है उसके जो महल होते थे, राजप्रसाद होते थे, उनकी दीवारों पर ये युद्ध शिकार के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनके दृश्य चित्रित करवाता था। जो पहले चित्रित हुए थे उनको इसने रिलीफ चित्रों में अंकित करवाया था। रिलीफ चित्र मैंने आप लोग को समझा दिया था जूम मीटिंग में कि क्या होते हैं रिलीफ चित्र। तो ये जो है वो दीवारों पर युद्ध के, शिकार के और धार्मिक अनुष्ठानों के जो उस टाइम पे होते थे उनके जो दृश्य हैं वो कैसे रिलीफ चित्रों में अंकित करवाता था। इस राजप्रसाद की श्रेष्ठ कृति शेरों का शिकार है। तो सबसे जो दीवारों पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो जो सबसे श्रेष्ठ कृति मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, शेरों का शिकार। तो यहाँ पे इसने इस कृति को बहुत श्रेष्ठ बताया हुआ है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। इसमें असुर नसीरपाल द्वितीय रथ पर सवार है जिसे सरपट दौड़ते घोड़े का चित्र खींच रहे हैं। घोड़ों के दौड़ने का वेग प्रभावशाली है। रथ पर खड़ा असुर नसीरपाल पीछे से हमला करते शेर पर तीर साधे है। अब देखिए जो चित्र मैंने बताया शेरों का शिकार वाला चित्र है उसमें जो असुर नसीरपाल द्वितीय है वो कहाँ पर है, रथ पर सवार है। और जो घोड़े हैं वो सरपट मतलब तेज़ भाग रहे हैं, रथ को खींच रहे हैं घोड़े। और जो घोड़े का दौड़ने का वेग है वो बहुत प्रभावशाली लगता है। जो है दौड़ते टाइम वो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, कौन, घोड़े। और रथ पर खड़ा असुर नसीरपाल पीछे से हमला करते शेर पर तीर साधे हुए है। तो पीछे मुड़कर असुर नसीरपाल देखते हुए क्या कर रहा है, शेर पर तीर साधे दिखाया गया है असुर नसीरपाल द्वितीय को जो रथ पर है। सारथी मनोवेग से रथ का संचालन कर रहा है। हमला करते शेर पर पहले ही 4 तीर लगे हैं जिससे वह क्रोधित है। अब देखिए जो सारथी है, सारथी मतलब जो रथ चला रहा है वो, और जो असुर नसीरपाल का रथ चला रहा है वो बहुत मनोवेग से क्या कर रहा है, रथ का संचालन कर रहा है, रथ को चला रहा है। और हमला करते शेर पर पहले ही, जिस पर वो हमला कर रहा है असुर नसीरपाल पीछे मुड़कर, उस पर जो है पहले से ही 3-4 तीर लग गए हैं। तो जिसके कारण क्या है, शेर क्रोधित है, क्रोधित दिखाया गया है। दूसरा शेर घोड़ों के नीचे बनाया गया है जो बाणों से त्रस्त होकर मर चुका है या मरणासन अवस्था में है। तो देखिए एक जो शेर दिखाया गया है उस पर तो असुर नसीरपाल क्या कर रहा है, पीछे मुड़कर हमला कर रहा है, उसके 3-4 तीर लग गए हैं। लेकिन जो दूसरा शेर दिखाया हुआ है वो कहाँ दिखाया गया है, घोड़ों के नीचे दिखाया गया है। और उसके जो बाणों से वो त्रस्त है, बाण उस पर बहुत लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है या फिर मरणासन अवस्था में, मतलब मरने की अवस्था में उस शेर को दिखाया गया है। तो ये चित्र भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन सा है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या है। रथ के पीछे 2 सैनिक रक्षा के लिए चल रहे हैं बहुत कम रेखाओं व बारीकियों द्वारा अत्यंत प्रभावपूर्ण अंकन है जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि इतने क्रूर शासक के समय में इस कृति तथा इसी प्रकार के अनेक कृतियों का निर्माण हुआ है। तो देखिए रथ के पीछे कौन चल रहा है, 2 सैनिक चल रहे हैं रक्षा करने के लिए
चल रहे हैं। किसकी रक्षा करने के लिए? असुर नसीरपाल की। वो बहुत ही कम रेखाओं व बारीकियों द्वारा भावपूर्ण अंकन किया गया है। देखिए इसको बहुत कम लाइंस में और बहुत ही डिटेल्स में इसको बनाया गया है, और जिसे देखकर आश्चर्य होता है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि ये इतने क्रूर शासक के समय पे इतनी अच्छी कृति का निर्माण हुआ है, इतने अच्छे फाइन लाइन के साथ इसको ड्रॉ किया गया है। तो इसी प्रकार जैसे ये वाला चित्र मिला हुआ है शेरों का शिकार आखेट वाला, वैसे ही बहुत सारे चित्र जो है इस टाइम में देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये जो शेरों का आखेट मैंने बताया है असुर नसीरपाल द्वितीय द्वारा कि कैसा बताया गया है। डिटेल्स मैंने आप लोग को इसकी सारी बता ही दी हैं। तो ये जो है आप लोग को दिखा देती हूँ मैं इसमें कि ये देखिए ये असुर नसीरपाल है जो पीछे मुड़कर ये शेर पे ये निशाना साध रहा है, और इसके 3-4 ये देखिए बाण यहाँ पे लगे हुए हैं पीछे वाले शेर के, और ये यहाँ पे 2 सैनिक बनाए गए हैं जो इसकी रक्षा के लिए चल रहे हैं। किसी की रक्षा के लिए? असुर नसीरपाल की रक्षा के लिए चल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए घोड़े जो है वो बहुत वेग के साथ भाग रहे हैं। ये यहाँ पे सारथी है असुर नसीरपाल का, और आपको दूसरा जो बताया मैंने कि दूसरा जो शेर है वो घोड़ों के पैर के नीचे है, जिस पे बहुत सारे तीर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे तीर बनाए गए हैं, और ये इसको बताया गया है कि ये जो है वो मरणासन की अवस्था में है, या इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है। तो ये जो चित्र है इसके बारे में आप लोग को डिटेल में भी बता दिया और चित्र दिखा दिया है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइंस हैं वो कितनी फाइन लाइंस हैं, और इसमें ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं की गई है। एक एक लाइन के द्वारा इस चित्र को बनाया गया है, बारीकियों के साथ बनाया गया है। इसमें कोई मतलब अलग से शेडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है, बहुत फाइन लाइंस का यूज़ किया गया है। तो इसको देख के मतलब आश्चर्य होता है कि इतने क्रूर शासक ने इतनी अच्छी अच्छी चित्रकारी करवाई हुई है। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे चित्र इसने बनवाए थे असुर नसीरपाल ने। तो अभी आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में, और जो असीरिया के बारे में रह गया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे मैसेज करें या जूम मीटिंग पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।